लास्ट क्लास, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली about shading, and under shading we already discussed about the constant shading, that is the also known as flat shading. That means there is a constant intensity applied through the particular light source on the surface, like अगर हम कलर शेडिंग यूज करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कलर शेडिंग अगर एक ही कलर यूज करते हैं, ठीक है ना, दिस इज फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग लाइक पेंट, MS पेंट, see here we are using a particular option like to fill the particular color. Suppose any architecture, any shape we have, and if you want to fill up the particular shape with the particular single color, so in constant setting the intensity is same, then we apply. आप जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक ही कलर पर्टिकुलर जो है वो अप्लाई हो पाएगा। नाउ इन केस ऑफ कांस्टेंट शेडिंग, जो भी आपका शेडिंग मॉडल होगा उसमें नंबर ऑफ सरफेसेस जो है वो एक ही तरह के इंटेंसिटी से एलोकेट होगा। तो अगर कलर शेडिंग हम लोग यूज करेंगे तो कलर शेडिंग के केस में वी यूज अ पर्टिकुलर सिंगल कलर ऑन द पर्टिकुलर सरफेस ऑफ द शेप, like if there is a polygon and you have to apply certain color shading over there, then you can use the single color, but whenever you are using different color, then different intensity we are going to use. So in that particular case, before discussion of color model, we just discussed that sort of model. तो हम इसके पहले बताए थे कि इंटरपोलेशन एक बार देख कर आइएगा। तो how many of you have an idea about the interpolation, why we are using interpolation? Anyone? Interpolation क्यों यूज करते हैं, कोई बताएंगे? देखिए, अब जो भी हमारा जो सरफेस होगा या जो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, उसके डिफरेंट पॉइंट पर अगर हमको इंटेंसिटी निकालना होगा, देन वी जस्ट टेक द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इंटेंसिटी, एंड इन बिटवीन अगर उस पॉइंट के बीच में कोई भी डिफरेंट इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करना होगा, देन वी अप्लाइड इंटरपोलेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ, ये तो अननोन पॉइंट निकालने के लिए होता है ना? हाँ, यस, 2 पॉइंट के बीच में जो अननोन पॉइंट है वो उसके लिए। हाँ, वही इसीलिए तो दोनों पॉइंट को यूज करेंगे ना। यस सर, फाइनल और इनिशियल और फाइनल के बीच में कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपका इंटेंसिटी निकालना है तो उसके लिए इंटरपोलेशन यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है दो तरह का शेडिंग डिस्कस किए। एक तो कांस्टेंट शेडिंग जिसमें इंटरपोलेशन का जरूरत नहीं है, ईच पॉइंट जो है वो सेम कांस्टेंट आपका जो इंटेंसिटी यूज करेगा। लेकिन जो दूसरा है अंडर सेकेंड वन, वी हैव टू डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ शेडिंग। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द Courant shading and the modified version of Courant shading is the Phong shading. तो अब Courant shading बेसिकली आपका क्या है कि सबसे पहले ठीक है ना, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग जो है एल्गोरिथम, देयर आर 3 स्टेप्स टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर intensity on the specified point. So first step is you just mention the algorithm. कांस्टेंट का पार्ट है? Yes, ये कांस्टेंट शेडिंग का पार्ट है? no, कांस्टेंट शेडिंग का पार्ट नहीं है। कांस्टेंट शेडिंग आपका फ्लैट शेडिंग एक डिफरेंट है, दूसरा है इंटरपोलेटेड शेडिंग, ये इंटरपोलेशन में आता है। हाँ, तो कांस्टेंट शेडिंग जिसको फ्लैट शेडिंग भी कहते हैं, वो आपका सेम इंटेंसिटी, हर पॉइंट पर सेम इंटेंसिटी आपका जो है लाइट सोर्स का होगा। लेकिन इंटरपोलेशन में डिफरेंट इंटेंसिटी हो सकता है। तो किसी 2 पॉइंट के बीच में अगर किसी भी पॉइंट का इंटेंसिटी निकालना होगा
then we applied interpolation. We use interpolation over there. Interpolated shading is of two types we have to discuss. First one is the Gourand shading and second one is the Phong shading. इसको Phong model भी बोलते हैं. बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय Phong model. तो अगर कोई इंटरपोलेशन के बारे में पूछा तो क्या बताएंगे उसमें? क्या अगर कोई इंटरपोलेशन के बारे में पूछा, इंटरपोलेटेड शेडिंग, तो उसमें क्या लिखेंगे? आ रहे हैं. इंटरपोलेटेड शेडिंग का मतलब हुआ कि whenever there is no constant shading occur on the particular surface, that means कि there are different intensity applied on different points of the particular surface. So to find out the intensity or at particular point, we use interpolation. So interpolation is the methodology applied to find out the intensity on any point of the particular surface. Surface में किसी भी particular point में, तो आप surface में अगर मान लेते हैं कोई particular line है, ये लाइन का इनिशियल इंटेंसिटी और फाइनल इंटेंसिटी 2 पॉइंट है, तो ये इस यहाँ पर इंटेंसिटी पता है, यहाँ पता है, बीच में कहीं पर आपको इंटेंसिटी अगर पता करना है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर, देन वी अप्लाइड इंटरपोलेशन टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट. बिकॉज इंटेंसिटी इन केस ऑफ इंटरपोलेटेड शेडिंग, इंटेंसिटी में वैरी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट. ठीक है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट इट वेरीज. तो पॉइंट टू पॉइंट जो वेरिएशन होगा दैट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपोलेशन. दैट्स व्हाई इंटरपोलेटेड शेडिंग जो है, इसको नेमिंग कन्वेंशन इसलिए यूज किया गया है कि इंटरपोलेशन इज अप्लाइड. विदाउट इंटरपोलेशन यू कैन नॉट फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर सरफेस. जो कांस्टेंट शेडिंग में है, द इंटेंसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस. तो कांस्टेंट शेडिंग में हमको किसी तरह का कोई मेथोडोलॉजी या टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है. वहां नॉर्मल वेक्टर आपका जो है वो लाइट सोर्स और एन, दैट इज एन इनटू एल, नॉर्मल आपका जो है एमिटिंग जो है उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटेंसिटी. बट यहाँ पर आपका जो है ये चेंज होगा, इंटेंसिटी भी चेंज होगा. नॉर्मल वेक्टर तो हर पॉइंट का इंटेंसिटी के हिसाब से आपका जो है इंटरपोलेशन यूज होकर किसी भी इन बिटवीन पॉइंट का हम कैलकुलेशन निकालेंगे. तो इसमें सबसे पहला चीज तो ये पता करना होता है कि आपका जो पॉइंट है वो किस सरफेस के किस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है. दैट मीन्स कि अगर कोई सरफेस का पॉलीगॉन सरफेस है, उसमें डिफरेंट सरफेसेस है, तो उस सरफेस में किस पर्टिकुलर पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि सरफेस जो आपका है वहां पर कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट. तो जहां पर इंटरसेक्ट होगा उसके रिलेटिव जो आपका इंटेंसिटी जो भी आपका पॉइंट का होगा उससे रिलेटिव, उसके बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो है इंटेंसिटी का फाइंड आउट करेंगे. तो गोरैंड शेडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या डिटरमाइन करना होगा? सबसे पहला चीज, वी हैव टू डिटरमाइन द एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ईच पॉलीगॉन वेक्टर. जो भी आपका पॉलीगॉन वेक्टर है उसका नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, समेशन ऑफ ऑल नॉर्मल वेक्टर और उसका जो है एवरेज निकाल देते हैं. तो एवरेज निकालने के लिए हमारा जो है जनरली क्या होता है, जितना भी नॉर्मल वेक्टर है उसको ऐड करके और नंबर ऑफ नॉर्मल वेक्टर से उसको डिवाइड कर देते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फाइंड द नॉर्मल वेक्टर. तो सबसे पहला चीज क्या है गोरैंड शेडिंग में, डिटरमाइन इंटरपोलेटेड शेडिंग. अगर डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं आएगा आपको एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आएगा तो फॉन्ग मॉडल या गोरैंड मॉडल के बारे में पूछा जाएगा. इंटरपोलेटेड शेडिंग लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं कि इन इंटरपोलेटेड शेडिंग द पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑन द स्पेसिफिक सरफेस इज वेरिड and it is the technique through which an interpolation technique is applied to find out the intensity on each point in between the particular intensity. दो इंटेंसिटी के बीच में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमको कैलकुलेट करना होगा आपका इंटेंसिटी, तो इंटरपोलेशन मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन गोरैंड शेडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन द average normal average unit normal vector
एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर at each polygon vector, ठीक है ना। We just take the example. Second step, you have to apply illumination model. यहाँ पर चूंकि क्या है, shading is what? Shading is the what is the basic difference between shading and illumination? तो बताएंगे। illumination और shading में basic difference क्या है? Anyone? Shading is the implementation of illumination. Shading जो है वो implementation of illumination है। तो whatever illumination model we have, we just apply that illumination model whenever we discuss any particular types of shading algorithm. तो under Grand shading सबसे पहले we determine the average unit normal vector at each polygon vector, and then second step we apply illumination model. Apply illumination model at each polygon vector to determine polygon vector intensity. Then third step, we have to find out the particular intensity by using linearly interpolation. So we just use linearly interpolate the vector intensities over the polygon surface, over the surface of polygon. Surface of polygon. तो जहां पर आपको जिस पर्टिकुलर सरफेस पर पॉलीगॉन इंटेंसिटी निकालना है, वहां पर हम इंटरपोलेट यानी लिनियरली इंटरपोलेट जो है वेक्टर इंटेंसिटी निकालने के लिए यूज करेंगे। तो सपोज वी जस्ट टेक वन एग्जांपल लाइक है ना। सपोज ये कोई भी पॉलीगॉन है, दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर लेते हैं, तो नॉर्मल वेक्टर क्या आप देखिए, इसमें हाउ मेनी सरफेस आर देयर, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें आपका जो है सरफेसेस कितना है, हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर, जो विजुअल सरफेस है, हिडन सरफेस नहीं, हाउ मेनी विजुअल सरफेस इज देयर, तो वो डिपेंड, हाँ 6 नहीं सर 5 तो पीछे है सर। हिडन सरफेस नहीं पूछ रहे, हाँ। सपोज दिस वन इज द n1 n2 n3 n4 n5, इस तरह से पर्टिकुलर नॉर्मल सरफेस है। तो सबसे पहला चीज क्या है, हमको इसमें डिटरमाइन करना है एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो कोई भी एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वी आर जस्ट गेट द समेशन ऑफ ऑल नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना। तो यूनिट एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए वी हैव ए फॉर्मूला, देयर इज ए समेशन ऑफ ऑल, यानी i इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर 5 है, तो जनरलाइज फॉर्मूला इज ni समेशन ऑफ ऑल ni डिवाइडेड बाय, है ना, टोटल जो आपका नॉर्मल वेक्टर है उसका एडिशन। तो तो दैट इज द टोटल नॉर्मल वेक्टर जो आपका निकलेगा,
उसमें डिवाइड कर देंगे इसका जो टोटल नंबर ऑफ जो है आपका है, तो उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यूनिट नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ द पर्टिकुलर। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ टोटल आपका जो पर्टिकुलर है N1 N2, तब इसको हम लोग इक्वली लिख सकते हैं N1 प्लस N2 प्लस N3 मॉड N1 प्लस N2, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए N1 N2, सपोज ये आपका नंबर ऑफ सरफेसेस आर देयर, तो नंबर ऑफ सरफेसेस होगा, तो उस केस में नंबर ऑफ सरफेसेस के बेसिस पर हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एवरेज नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो किसी एक एरिया में होगा, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल वेक्टर निकाले, यानी फर्स्ट स्टेप में find out the average unit NV normal vector. Second step we apply illumination सर model. वहाँ NI क्या है? Yes, NI क्या है? NI समेशन लिखे हैं सर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, I का वैल्यू 1 to n तक जाएगा, दैट इज N1 N2 N3 अप टू जितना भी आपका नॉर्मल वेक्टर पर्टिकुलर सरफेस का होगा, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन, अप्लाई इल्यूमिनेशन मॉडल। So whenever you apply illumination model, then you have to check out the intensity of each vertex. So intensity of each vertex अभी इस केस में तो नहीं है, then we just take one example. Suppose there is अब यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर हमारा सरफेस है, now we just check out how the interpolation is calculated. Suppose there is 3 points 1 2 3, all the vertex, and ये structure में all the vertex have some intensity, so there is a intensity value for 1 2 and 3 vertex. So there is suppose intensity I1 I2 and I3 on the particular vertex. Now I1 ये जो particular 1 है, ये आपका suppose करो x1 y1 इसका coordinate है, x2 y2 is the coordinate for this one, and x3 y3 is the coordinate for this particular point. Now अब ये इंटरपोलेशन मॉडल क्या है, ये तीनों पॉइंट का इंटेंसिटी तो पता है हमको। अगर इस तीनों पॉइंट में सपोज अगर इस पर्टिकुलर लाइन पर अगर कोई पर्टिकुलर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, देन हाउ वी फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट। सिमिलरली इस लाइन पर अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हाउ वी फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट which is relative to this particular I1 and I2. तो I1 and I2 के बेसिस पर इंटेंसिटी यहाँ पर निकालने के लिए we just applied interpolation. Similarly, if we have to find out the intensity in between this two intensity I2 and I3, suppose if any particular intersection occur on this particular line, तो इस particular point पर इंटेंसिटी निकालने के लिए I2 and I3 intensity, we just use I2 and I3 intensity by applying interpolation to find out the intensity at this particular point. So whenever we apply the particular, यहाँ पर अगर हमको अप्लाई करना होगा, then we just take, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम निकालेंगे तो उसी के बेसिस पर हम दूसरा कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि हमको हमेशा इनिशियल और फाइनल को यूज करना है। दूसरा कि इनिशियल और फाइनल में हम किसको प्रायोरिटी देंगे वो भी डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर आपका इंटरसेक्शन किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो सपोज अगर हम यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज वी इंटरसेक्ट इन दिस पर्टिकुलर 2 पॉइंट। अब ये एक पॉइंट आपका 1 2 के बीच में, एक पॉइंट आपका 2 3 के बीच में है, एंड इन बिटवीन दिस सपोज देयर इज ए and B, and in between this the particular एक और आपका सरफेस आ गया सपोज P। तो ये ऑलरेडी आपका जो है पहले से एक ट्रायंगुलर शेप था, अब यहाँ पर ये शेप चेंज हो गया।
यहाँ पर एक इंटेंसिटी क्रॉस किया और यहाँ हो सकता है कि इस इंटेंसिटी पर जो आपका इल्यूमिनेशन मॉडल अप्लाई हो, तो ए के लिए इंटेंसिटी निकालना है, बी के लिए इंटेंसिटी। तो ए के लिए दैट मीन्स इंटेंसिटी एट ए, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट ए इज व्हाट, इंटेंसिटी एट बी इज व्हाट। तो इंटेंसिटी एट ए इज फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ दिस I1 एंड I2। तो I1 एंड I2, तो गोरेंट सेटिंग में आपका जो है इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए पर्टिकुलर इल्यूमिनेशन मॉडल यूज किया गया। अब कौन सा इल्यूमिनेशन मॉडल यूज होगा वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। उसी तरह से बी इंटरसेक्ट, ये पर्टिकुलर पॉइंट इंटरसेक्ट टू ऑन द लाइन ऑफ इंटेंसिटी I2 एंड I3। I2 एंड I3 में यहाँ पर आपका ये बी इंटरसेक्ट हुआ, तो बी का इंटेंसिटी निकालने के लिए वी जस्ट यूज I2 एंड I3, देन देयर इज सर्टेन कोऑर्डिनेट ऑफ I3 एज वेल एज I2, तो उस कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे व्हेनेवर वी अप्लाई इंटरपोलेशन टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ दिस टू पॉइंट। सिमिलरली जैसे ए निकला, उसी तरह से कोई और भी पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, दूसरा पॉइंट। तो ए के लिए जो फॉर्मुलेट करेंगे जो ऑपरेशन, वही चीज हमारा दूसरा पॉइंट के लिए होगा। इस लाइन पर भी दूसरा पॉइंट कोई हो सकता है। दैट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट we are in the process to find out the generalized equations to find out the intensity of any point in between two intensity। दो इंटेंसिटी के बीच में कोई भी इंटेंसिटी निकालने के लिए हमारा जनरलाइज इक्वेशंस क्या होगा, वी आर इन सर्च ऑफ दैट पर्टिकुलर। तो इन गोरेंट सेटिंग आल्सो वी आर फाइनलाइज द पर्टिकुलर इक्वेशंस टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन बिटवीन द पर्टिकुलर इंटेंसिटी। तो दो इंटेंसिटी के बीच में कहीं से भी आपको फाइंड आउट करने के लिए वी यूज। अब बेसिकली यहाँ क्या है कि हर पॉइंट का इंटेंसिटी आप निकालेंगे तो वहां पर हो सकता है कि वेरिएशंस होगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो, यानी कि जो शेडिंग यूज होगा उस शेडिंग में भी कुछ ड्रॉबैक रहेगा। वो क्या ड्रॉबैक रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। बिफोर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में आपका दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो वाई और एक्स के बेसिस पर यहाँ पर हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले ए के लिए और बी के लिए हम लोग निकालते हैं। तो ए के लिए निकालने के लिए इसलिए बोले थे, इंटरपोलेशन में जो फॉर्मूला यूज होता है, एनीवन हैव व्हाट इज द बेसिस टू फाइंड आउट द लिनियरली इंटरपोलेटेड? किसी को पता है? इंटरपोलेशन यूज किए होंगे तो पता होगा। एनीवन? नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको पता है कि इसमें जो पर्टिकुलर शेप है, इसमें 3 पॉइंट है, 1 2 3, और इंटेंसिटी 1 2 3 है। अब यहाँ से हम लोग अगर अप्लाई करते हैं इल्यूमिनेशन मॉडल, तो टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ ईच वर्टेक्स, इंटेंसिटी ऑफ ईच वर्टेक्स का इंटेंसिटी निकालने के लिए, दैट मीन्स I1 I2 I3 तो दिया ही हुआ है। अब I1 I2 I3 को अगर हम यूज करते हैं सपोज टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ IA, देन हाउ IA इज कैलकुलेटेड, कोई बताएंगे? इंटेंसिटी ऑफ A, बताइए। x1 y1 x2 y2, that is the coordinate for this point 1 and point 2। तो इस पॉइंट का भी तो कोई कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, कोई बताइए? इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा अगर ये y के कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है तो? तो 0 0।
0 होगा जी, ओरिजिन पर तो नहीं है, यहाँ पर है ना। तो जैसे x1 y1 लिए हैं, इसको xa ya लिख सकते हैं। इसका यस सर। कोऑर्डिनेट xa ya लिख सकते हैं ना। यस सर। लेकिन हमको y के कॉन्टेक्स्ट में इसका चेक करना है, तो ये हमारा xa ya है। तो अब बताइए कि ये ya आपका जो है xa और ya के कॉन्टेक्स्ट में y का वैल्यू कुछ भी होगा, ya अगर है तो इसका इंटेंसिटी I1 और I2, I1 इज मल्टीप्लाइड विथ, यानी कि आपको पहले इन दोनों पॉइंट के बीच में देखना है, फिर इस दोनों पॉइंट के बीच में देखना है। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर देखें तो यहाँ पर x1 y1 है, यहाँ पर a है। a का मतलब कि xa ya अगर है, इन दोनों के बीच में x1 y1 और इसके बीच में अगर हम I1 को यूज करना चाहें इंटेंसिटी को, ताकि हमको एक नॉर्मल हमारा जो है इंटेंसिटी इस जो है कैलकुलेट हो सके, तो I1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर A का इंटेंसिटी निकालने के लिए x1 y1 कैसे यूज होगा एनीवन? अगर आप यूज किए होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है आपका ya, यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक का निकालना है तो इसमें से ya में ya जो है ya में से y2 को माइनस करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक को घटाएंगे ना, x1 y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आपका जो है x2 है, y2 है, तो y2 यानी ये पार्ट के लिए इस पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो इस पार्ट के लिए अगर हम डिफरेंसेस लेंगे तो कैसे लेंगे, ya माइनस y2 डिवाइड बाई, सही है, ya माइनस y2 डिवाइड बाई y1 माइनस y2। तो y1 माइनस y2 पूरा है ना, y1 में से y2 को अगर हम घटाते हैं, y1 में से y2, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं y1 ya माइनस y2, तो ya माइनस y2 एंड देन वी मल्टीप्लाई विथ इंटेंसिटी। अब यहाँ पर कैसे लेते हैं उसको समझना होगा थोड़ा। अगर हमको सेम थिंग, अगर हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लेना होगा, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम I2 के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, I2 के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो I1 के बेसिस पर हमको देखना होगा, अगर I1 के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो हमको Y2 के बेस में लेना होगा। तो अगर जैसे I1 के कॉन्टेक्स्ट में लिए, अगर I2 के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो फिर हम I1 को यूज कैसे करेंगे, ठीक है, बताइए। जैसे यहाँ पर ya माइनस y2 लिखे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y1 माइनस I2 को अगर यूज करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे I1 इंटेंसिटी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में आपका जो है ये आपका निकल रहा है, तो इन दोनों के बीच में निकालने के लिए इसका इंटेंसिटी इन दोनों को यूज करना होगा, एक बार इंटेंसिटी I1 और एक बार इंटेंसिटी I2। तो I1 को अगर यूज कर रहे हैं तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे लेंगे, इस पॉइंट का जो है ya माइनस इसका जो पर्टिकुलर y कोऑर्डिनेट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और y1 माइनस y2 यानी कि y1 और y2 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। दैट इज द पर्टिकुलर फार्मूला जो इंटरपोलेशन में यूज करते हैं। सेम थिंग अगर I2 के कॉन्टेक्स्ट में निकालेंगे तो यहाँ जो ya माइनस y2 किए हैं, अगर I2 के कॉन्टेक्स्ट में निकालेंगे तो y1 के साथ क्या लिखेंगे, बताइए। सर y1 माइनस ya। यस, y1 माइनस ya एंड y1 माइनस y2 एज इट इज माइनस y2 विद I2। दैट मीन्स कि इस दोनों इंटेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस पॉइंट को हम लोग इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। नाउ दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर दिस पॉइंट बाय अप्लाइंग इंटरपोलेशन। तो सेम थिंग अगर बी के लिए करना होगा
तो इंटेंसिटी ऑफ बी कोई बताइए, तो इंटेंसिटी ऑफ बी निकालना होगा तो I3 और I2 के बीच में है, ये कहीं पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ बी, हाउ वी कैन फाइंड आउट? सर पहले किसी एक इंटेंसिटी पहले पॉइंट पे किसी एक को लेंगे नहीं, जैसे सर, 1 2 है ना, वेदर यहाँ 2 3 को ले लीजिए, अगर 2 3 यस को सर। कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं तो सर फर्स्ट I2 को लेते हैं सर, तो हो जाएगा सर YB माइनस Y3, YB माइनस Y3, YB माइनस Y2 Y3 and Y2 minus Y3 यस into into I3 I3 plus and then and then Y3 minus YB, Y3 minus YB and then Y2 minus Y3 into I2. I2. So same strategy you have to follow. तो for point P कैसे निकालेंगे, क्योंकि P जो है ये A और B दोनों का, मान लेते हैं P आपका कहीं B जो है A और B जो दो पॉइंट है इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट है, मतलब इस सरफेस में कहीं कोई पॉइंट है. हाउ यू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ दिस P? तो फॉर पॉइंट P कैसे निकालेंगे? फॉर पॉइंट P दैट इज IP. अब जैसे जो अप्लाई किए थे आप, अब ये इंटेंसिटी IA भी आपको पता है, IB भी पता है, तो इस पॉइंट का इंटेंसिटी निकाल सकते हैं ना. जैसे I1 I2 के बीच में A का इंटेंसिटी निकाले, I2 I3 के बीच में B का इंटेंसिटी निकाले. नाउ यू हैव 2 पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ 2 पॉइंट A एंड B, एंड इन बिटवीन दिस समवेयर P इज अवेलेबल. ठीक है ना, इसी लाइन पर P कहीं पर अवेलेबल है. तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट P which is in between these two intensity A and B? So how you can apply interpolation here? सेम थिंग जो ऊपर की है वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. यहाँ पर अब आपका क्या है, यहाँ जो हम लोग y के कॉन्टेक्स्ट में देखे, अब यहाँ पर क्या है, x के कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो रहा है ना. यहाँ पर A और B सेम पर्टिकुलर लाइन थ्रू में आपका कोई पॉइंट P है, तो P का इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? जैसे I1 I2 से IA निकाले, I2 I3 से IB ये निकाले, तो उसी स्ट्रेटजी को अगर इंटरपोलेशन को यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बताइए प्रिय रंजन. सर सेम रूल फॉलो करेंगे सर. सेम रूल होगा, x हो जाएगा. हाँ, तो क्या हो जाएगा? Yes. x, मान लेते हो कि ये पॉइंट समझ लो, ये एक बार इसके कॉन्टेक्स्ट में, एक बार इसके कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, तो एक बार IA के कॉन्टेक्स्ट में, एक बार IB के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे. यस सर. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है स्ट्रेटजी यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? XA कैसे होगा? अच्छा, इसके बेसिस पर निकाल रहे हैं. XA या XB, अगर XB माइनस अगर हम लिखें XP, ठीक है, XB माइनस, क्योंकि ये टोटल X के डायरेक्शन में आपका यहाँ पर जो P जो है वो A और B में X के पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज कर रहा है. Y आपका कांस्टेंट है यहाँ पर, इस केस में Y का जो वैल्यू A B के लिए वही यहाँ पर P के लिए है. तो X में यहाँ पर आपका चेंजिंग हो रहा है, तो X के रिस्पेक्ट में हम लेंगे, तो P के लिए क्या यूज करेंगे? इस P के लिए XB माइनस XP, और देन X आपका जो होगा XB, क्योंकि XB आपका ज्यादा है तो XB माइनस XA, XB माइनस XA, XB माइनस, एंड वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन थ्रू इंटेंसिटी A ना. यस सर. द सेम वे में अगर हम इंटेंसिटी B के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? XP माइनस XA, XP माइनस XA A डिवाइड बाय XB माइनस XA into IB. तो ये आपका हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट का. अब इस पॉइंट का जो निकाले,
ये पॉइंट आपका इस सरफेस में कहीं पर हो सकता है। ये ए और बी के को इंटेंसिटी को यूज करके हम लोग निकाले, क्योंकि सेम जो है पर्टिकुलर लाइन के को यूज कर रहा है वो पर्टिकुलर इंटेंसिटी। तो इन दोनों इंटेंसिटी इस तरह से हम कोई भी इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जनरलाइज जो फार्मूला क्या हो गया, जनरलाइज फार्मूला हमारा हो गया, we just applied interpolation in between the two intensities to find out the intensity of particular point। तो जो जिस पर्टिकुलर इंटेंसिटी के बीच में होगा आपका डेटा, उसके बीच में हम लोग उसको अप्लाई यानी कि करेंगे। नाउ अगर हमको इंटेंसिटी, सपोज इसका इंटेंसिटी निकालना है सी का, इसका सी का निकाल के बताइए तो, बिकॉज सी के लिए आपको IA और I2 यूज करना है, जस्ट फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ सी। एंड सपोज करो कि अगर ये हमारा y में एक कम हो गया, y-1 है, अगर ये इसको y मान लेते हैं तो इसको y-1 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हमारा जो इसका वैल्यू नहीं है अगर पता, तो ये y-1 पर है आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट। फाइंड आउट IC, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ C, इसको निकालिए तो। इंटरपोलेशन का केवल यहाँ पर यूज जो आप इंटरपोलेशन अप्लाई करते हैं उसको समझना है, बाकी यहाँ फॉर्मुलेशन के लिए इंटरपोलेशन आपको यहाँ कोई ऐसा टेक्निक डिटेल्स लिखना नहीं। सर होगा YA माइनस YC डिवाइडेड बाई IA माइनस Y2, YA माइनस I2। यानी IC इक्वल टू क्या बताए सर YA माइनस YC डिवाइडेड बाई YA माइनस Y2 इंटू YA माइनस C B। C सर C पॉइंट पे निकालना। अच्छा यस आगे, एंड देन डिवाइडेड बाई YA माइनस Y2 YA माइनस Y2 इंटू YC नहीं सर Y2 इंटू I2 सर YA माइनस Y2 इंटू I2 एंड सेम वे सर। देखिए अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में IA तो आपको पता है ना, यस सर। तो ये यहाँ तक के पॉइंट में IA को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, IA को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को निकालने के लिए, तो ये ठीक आप कर रहे हैं। अदरवाइज में भी डायरेक्टली राइट इन दिस मैनर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, IA प्लस और दोनों इंटेंसिटी को यूज करने अगर I2 माइनस I1 डिवाइड बाई Y1 माइनस Y2, ऐसा लिख सकते हैं। IC के लिए IA तो आपका इंटेंसिटी जो है ये IA है, और यहाँ पर C कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, तो C जो पॉइंट है इसके लिए हम अगर I2 और I1 इंटेंसिटी को पर इंटरपोलेशन निकाल रहे हैं तो I2 माइनस I1 और उसमें Y1 माइनस Y2 करें। IA हमारा फिक्स है, IA का जो पर्टिकुलर इंटेंसिटी है वो जो हम लोग निकाले हैं वो एज इट इज रहेगा यहाँ, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन अगर IA हम यूज कर ले यहाँ पर और उसमें I2 माइनस I1 और Y1 माइनस I2 निकालेंगे तो IC अभी तो इसमें और होगा ना, IC का एक और पार्ट होगा, प्लस क्या होगा, यस सर प्लस सर होगा सर Y2 माइनस YC माइनस Y2 YA माइनस YC सर YC माइनस Y2 Y2 माइनस सर YC माइनस Y2 YC माइनस Y2 डिवाइडेड बाय YA माइनस Y2 into IA यस ये पर्टिकुलर पार्ट में ही आपका जो है IA
जो है उसको अगर स्टैटिक कर लीजिए, आईए को ऐड कर लीजिए, तो आईए से हम इस पर्टिकुलर इक्वेशंस तक भी पहुंच सकते हैं। अब ये जो है सॉल्व करने के बाद जो है ये फाइंड आउट होगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द मेनली शॉर्टकमिंग्स इन दिस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन? शॉर्टकमिंग्स क्या हो सकता है? बोरान शेडिंग में हम हर इंटेंसिटी को निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना? तो इंटेंसिटी के बेसिस पर हम लोग निकाल रहे हैं। अब इसी का जो एडवांस पर्टिकुलर है, यानी कि ये हमारा जनरलाइज हो गया कि कोई भी इक्वेशंस के बीच में अगर इंटेंसिटी के बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट का अगर हमको निकालना होगा इंटेंसिटी, तो वी कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी बाय अप्लाइंग लीनियरली इंटरपोलेशन बिटवीन टू इंटेंसिटी। दो इंटेंसिटी के बीच का पर्टिकुलर पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक और चीज आ गया कि आपका यहाँ पर भी वेरिएशंस हो सकता है। वेरिएशंस इन द सेंस कि अब देखिए, जैसे हम लोग ए के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको सी को निकाल सकते हैं और I1 के कॉन्टेक्स्ट में भी निकाल सकते हैं ना? यस सर। तो अब यहाँ पर ये हमारा जो है कांस्टेंट नहीं हो पाया। ये चीज हमारा क्या है कि आईए इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट के बेसिस पर भी सी का कैलकुलेशन हो सकता है और I1 और I2 के बेसिस पर भी सी पॉइंट का इंटेंसिटी चेकआउट हो सकता है। तो अब हाँ, अगर हम आईए को फिक्स कर दें, आईए तक के इंटेंसिटी को फिक्स कर दें, तो आईए के बाद जो पर्टिकुलर है इसको हम इसके कॉन्टेक्स्ट में I1 के कॉन्टेक्स्ट में, I2 और I1 के कॉन्टेक्स्ट में इसका इंटेंसिटी निकालने के लिए जनरलाइज हम यूज कर सकते हैं I2 माइनस I1 डिवाइड बाय Y1 माइनस Y2, क्योंकि यहाँ पर आईए का इंटेंसिटी तो ऐड होगा ही, साथ में इन दोनों का जो डिफरेंसेस है वो आपका यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को अफेक्ट करेगा। नाउ द नेक्स्ट जो हमारा शेडिंग है फोम, तो अंडर फोम शेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट मेंशन, कुछ पॉइंट्स लिखिए इसमें। ये अंडर फोम शेडिंग सबसे पहला चीज कि वी डिटरमाइन द शेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ तो हियर वी डिटरमाइन, अभी जो इंटेंसिटी पर हम लोग निकाल रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग नॉर्मल वेक्टर के बेसिस पर निकालेंगे, ठीक है? तो जो कांस्टेंट शेडिंग में आपका जो पर्टिकुलर सरफेस यूज होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन द अंडर फोम शेडिंग एवरेज यूनिट वेक्टर इसमें निकालेंगे, जो चीज हम लोग यहाँ पर भी किए थे, ठीक है? यहाँ पर भी हम लोग पहले एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाले थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसके बाद इल्यूमिनेशन मॉडल लगा दिए थे। इल्यूमिनेशन मॉडल का मतलब है कि इंटेंसिटी एट पर्टिकुलर वर्टेक्स यूज कर लिए थे, ठीक है ना? तो वर्टेक्स के बेसिस पर नाउ हियर वी अप्लाइड इंटरपोलेशन आफ्टर फाइंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द यूनिट एवरेज यूनिट वेक्टर। तो यानी कि हमारा जो इंटेंसिटी एट पॉइंट था वर्टेक्स, उसके जगह हम लोग नॉर्मल वेक्टर पर्टिकुलर पोजीशन पर जो है लिनियरली इंटरपोलेशन अप्लाइड करेंगे। तो वी डिटरमाइन, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी के ऑन वर्टेक्स के बेसिस पर वेरिएशंस ऑफ इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहां पर जैसे हम बताया कि सी का जो है विथ रिस्पेक्ट टू I1 I2 भी हम निकाल सकते हैं इंटेंसिटी, एंड सी का जो है विथ रिस्पेक्ट टू IA और I2 भी हम निकाल सकते हैं इंटेंसिटी। तो देयर इज नो स्टैटिक, वहां वेरिएशंस ऑफ इंटेंसिटी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ वर्टेक्स। तो जिस वर्टेक्स को यूज करेंगे वो इन बिटवीन द पर्टिकुलर पॉइंट एग्जिस्टेंस, उसी के बेसिस पर आपका जो है नया न्यू इंटेंसिटी एट द पर्टिकुलर पॉइंट हमारा कैलकुलेट होगा। तो वो वेरिएशंस अगेन वहां पर देयर इज ए वेरिएशंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंटेंसिटी थ्रू विच वी कैन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ न्यू पॉइंट। तो अगर एक से अधिक, जैसे पहले वाले केस में ए आपका एक ही पॉइंट था जो 1 और 2 के बीच में था, अब एक सी पॉइंट आया जो ए और यानी कि IA और I2 के बीच में भी इसका इंटेंसिटी कैलकुलेट हो सकता है,
I1 और I2 के बीच में भी इंटेंसिटी कैलकुलेट हो सकता है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इंटेंसिटी चेकआउट करेंगे उस तरह से वेरिएशंस आपका जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये आगे जब आपका जब नंबर ज्यादा नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट कैलकुलेट होगा तो ये कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर बार आपका जो है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स हमारा जो है जैसे ही न्यू पॉइंट पर आप निकालेंगे तो न्यू पॉइंट से भी हम एलोकेशंस जो है न्यू इंटेंसिटी का कर सकते हैं। तो प्रीवियस जो हमारा वर्टेक्स है उस वर्टेक्स को भी बेसिस बना सकते हैं, न्यू पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी जो काउंट किए हैं उसको भी हम बेसिस बना सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं होगा कि आप किसके बेसिस पर, तो ये वेरी करेगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट यू आर टेकिंग फॉर फाइंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट। तो यहाँ पर उसके जगह वर्टेक्स का जो इंटेंसिटी यूज कर रहे थे उसके जगह फॉर्म सेटिंग में क्या यूज हुआ, नॉर्मल वेक्टर जो आपका है उसी से आपका जो है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जो आपका ऑपरेशन है यानी कि एग्जिस्टेंस है जिसका पॉइंट का उस पर्टिकुलर सरफेस पर, तो नॉर्मल वेक्टर से ही हम लोग डिटरमाइन करेंगे। यानी वी अप्लाई इंटरपोलेशन ऑन द नॉर्मल वेक्टर rather than on the intensity of the particular point, यानी कि in between so first of all we here the same approach we apply here, determine the average unit normal vector, average unit normal vector at each polygon vertex, यानी we just find out the normal vector at each point। तो n1 n2 जो भी है normal vector find करेंगे, then we apply यानी कि we just check out the linearly interpolate the vertex। The second step, linearly interpolate the vertex normal over the surface of the polygon। And third step, then we apply illumination model, along each scan to determine the projected pixel intensities on surface points। इस सरफेस पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का इंटेंसिटी निकालना है तब उस केस में हम इंटेंसिटी ऑफ वर्टेक्स को यूज नहीं करेंगे, वी जस्ट फाइंड यूज द नॉर्मल वेक्टर एंड वर्टेक्स ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, and on the basis of that we find out the intensity of any point on the surface। So suppose same thing we just use here, same structure we use। अब यहाँ पर अगेन यहाँ 1 2 3 वर्टेक्स आर देयर, बट यहाँ अब हम इंटेंसिटी के जगह इसका नॉर्मल तो यहाँ पर आपका नॉर्मल वेक्टर n1 n3 और n2 है। तो पर्टिकुलर अब नाउ वी जस्ट फाइंड आउट द पर्टिकुलर नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज n1 n2 n3 यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट n है हैविंग कोऑर्डिनेट xy, ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट फॉर n1 इज x1 y1, similarly x2 y2, here we have x3 y3। so now we do not use intensity, we just use the normal vector at vertex this, normal vector at vertex 3, normal vector at vertex 2, that is represented by n1 n2 and n3, coordinate of
this particular point is x1, y1. Coordinate of n2 is x2, y2, and coordinate of third point is the x3, y3. So first of all, we determine the average unit normal vector. The average unit normal vector NB is calculated on the basis of n1 plus n2 plus n3 divided by n1 plus n2 plus n3 mod of this. So that is जो अभी हम लोग देख रहे थे कि NB is equal to summation of I equal to 1 to n I mod of I equal to 1 to n I. ठीक है, तो this सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे where n is the number of surface sharing vertex. Surface sharing vertex. Now on the basis of this, first of all we find out, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, n is what. तो what is n? n कैसे निकालेंगे? n is equal to just apply the particular same interpolation earlier we are applying on by using intensity of that point. अब ये n1 is the normal vector, n2 is the normal vector. We just use n1 and n2 to find out the particular n. So how we can find out the n? Just apply सेम थिंग जो इंटेंसिटी के लिए लिए थे, अब ये पर्टिकुलर नॉर्मल वेक्टर. तो अब नॉर्मल वेक्टर n1 n2 से क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इसी n1 n2 को यूज करेंगे रेदर देन वी यूजिंग द पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हमारा जो अगर हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में. तो वी यूज n1 n2 एज लाइक इन केस ऑफ अर्लियर Gouraud shading we use intensity. So we can use any of the intensity, whatever intensity is find on the basis of the previous intensities. तो अब यहाँ पर n1 n2 is used to find out the normal vector at each any point. तो किसी भी point पर अगर हमको निकालना होगा तो we just use the n1 n2. तो what is n in this particular case? How we find out the n? Suppose this one, है, तो अगर हम इसको y और y1 और y2 ले लें, ठीक है, y1 एंड y2, 1 को y1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2 को y2 से, और ये हमारा xy है तो इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं. देन हाउ वी फाइंड आउट द पर्टिकुलर नॉर्मल, इसके लिए n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अप्लाई इंटरपोलेशन हियर. So y2 minus With y respect to this divided by normal y2 vertex minus at y1, point y1 1 minus y2. and 2. So your voice is निकालेंगे. too much breaking. इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है, इसका x2 y2 है, और ये 1 के लिए y1 अगर हम लेते हैं और n के लिए y है, क्योंकि xy इसका कोऑर्डिनेट है y, this one is for y and this one is for x. ये 2 है तो y2 से रिप्रेजेंट करते हैं अगर, तो इसका इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे एक बार n2 के रिस्पेक्ट में, एक बार n1 के रिस्पेक्ट में. कैसे निकलेगा? y माइनस y2 yn minus y2 y माइनस y2 डिवाइड बाय y1 माइनस y2 इनटू नॉर्मल वेक्टर आपका जो है n1 प्लस सेम थिंग फॉर दिस वन y1 minus y y1 माइनस y y divided by and y1 minus y2 into n2. That means कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर सरफेस पर n निकालने के लिए वहाँ कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो यू कैन जस्ट पुट अप द वैल्यू फॉर दिस नॉर्मल वेक्टर, यानी जो वर्टेक्स है उसके नॉर्मल वेक्टर का वैल्यू से आप कोई भी पॉइंट पर आप अगर निकालना है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज द पर्टिकुलर इक्वेशन टू फाइंड आउट, ठीक है ना, टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी पर्टिकुलर नॉट इंटेंसिटी
हाँ, इंटेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल वर्टेक्स। तो नॉर्मल वेक्टर के बेसिस पर हम कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट का इंटेंसिटी निकालेंगे, जो हमारा जो है वेरिएशंस नहीं होगा, वो स्टैटिक होगा। N1 और N2 आपका यूज होगा सेम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के पर आपका इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो दैट इज द पर्टिकुलर फॉर्म शेडिंग। So these three types of setting we have to discuss. In next class we discuss the color coding. So one class is needed for this one, color coding. You just go through HSB, है ना, RGB, YIQ, CMYK. So all color model we have to discuss. So some color model for soft devices and hard devices. Soft devices like hard devices, soft devices. That means we basically we use printer, monitor. So monitor is used as an output device. Printer is also used as an output device. Okay. लेकिन to display the particular content we use monitor. तो monitor में हम लोग सॉफ्ट वर्जन देख पाते हैं, सॉफ्ट, इसलिए सॉफ्ट वर्जन इज allocated through the monitor and hard version is manipulated through the printer. तो सॉफ्ट वर्जन के लिए कुछ पर्टिकुलर है, जैसे RGB कलर मॉडल इज यूज्ड फॉर मॉनिटर। प्रिंटर के लिए हम वी आर यूजिंग CMYK एंड देयर इज सम हुई सैचुरेशन ऑफ पर्टिकुलर HSB मॉडल, RGB मॉडल। अब ये कलर पैटर्न जो है वो इसमें भी डिफरेंट इंटेंसिटी यूज होता है, और तीन कलर को यूज करके हम फाइनल कलर जनरेट करते हैं। So next class we just discuss all the color coding, and then after we switch to the 3D transformation and then 2D viewing and then 3D viewing, under which we discuss the projection, various types of projection. Okay. And finally इसको discuss करने के बाद we discuss the hidden surfaces. Yeah, this is the last topic. So 3D transformation, I think that once the 2D transformation is clear to you, 3D transformation में only we are changing the equation by inclusion of third particular XY plane की जगह third Z plane अगर होगा तो XYZ में Z का inclusion केवल होगा 3D transformation में। So I think that one class is needed for the allocation of all types of equations under 3D transformation. ठीक है ना? This is the main important two section, 2D viewing and 3D viewing. Projection से question बहुत रहता है, various types of projections. 2D viewing में Cohen, Sutherland, line clipping, polygon clipping. So this two chapter is very much important, and after that this hidden line surfaces. ये कलर कोडिंग ये जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके हम लोग 3D ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो जस्ट गो थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन